नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका के हवाले से। तुर्क मीडिया ये दावे कर रहा है कि 60 रोज़ की जंगबंदी पे दोनों फरीकैन जो हैं वो रजामंद हो गए हैं। और कल भी हमने देखा था कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो तेहरान के दौरे पे थे, वहाँ उनके सदर से भी मुलाकात हुई। और साथ ही जो सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है, उस हवाले से ईरान को भी एतमाद में लिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ईरान का बयान मौजूद है कि उनका कहना ये था कि मुआहदा जो है वो ईरान के लिए ख़तरनाक नहीं है। और इस मुआहदे को ये कह सकते हैं कि एक तरीके से खुशाइन भी करार दिया था। लेकिन जो अफसोसनाक खबर सामने आई वो ये थी कि बाबुल मंदब में हौसियों ने पाकिस्तान के तिजारती जहाज़ पर हमला भी किया है, जिसमें पाकिस्तानी 3 शहरी शहीद भी हुए हैं। एक तरफ तो हम बात करेंगे मोहसिन नकवी के इस दौरे की, जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो है वो खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया है। और साथ ही इस हवाले से भी बात हुई है कि ईरान के साथ ट्रेड को मज़ीद आगे भी बढ़ाया जाए, सिक्योरिटी में मज़ीद ताउन भी किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के साथ जो बातचीत हमारी चल रही है वो मुस्बत तरीके से चल रही है। साथ ही हमने ये देखा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया का दौरा किया था तो उस हवाले से खबर आई थी, मतलब वाशिंगटन और दीगर जरीदों ने खबर भी दी थी कि किस तरीके से तुर्किया से वो दूसरे तैयारे पे सवार हुए, फिर बरतानिया गए और फिर किस तरीके से वो वाशिंगटन पहुँचे। और यही बताया जा रहा था कि उन्हें ख़तरा था कि ईरान उन पर हमला ना कर दे। तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम लोदी साहब, इनके हमरा हैं मंसूर जाफ़र साहब, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मंसूर साहब का। मंसूर साहब, ये बताइएगा कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बाबुल मंदब में हौसियों की जानिब से पाकिस्तानी शिप को टारगेट किया गया है, इससे पहले हमने देखा था कि सऊदी के शिप्स को रोका जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के 3 शहरी भी इसमें शहीद हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जहाँ तक बाबुल मंदब में निशाना बनने वाले जहाज का ताल्लुक है तो वो बुनियादी तौर पे तंजानियन फ्लैग होल्डर जहाज था, उसका पाकिस्तानी परचम से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि उसके अमले में 3 पाकिस्तानी शहरी शामिल थे जो इस कार्रवाई के दौरान जो है वो काम आए हैं। तो इस जमन में यकीनन इस वक्त जो बहुत ज्यादा चमगोइयाँ हो रही हैं, जो बातें हो रही है, वो यही है कि जो मक्का अकॉर्ड हुआ था उसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया उन्होंने अपना एक लिहाज से जो रेड लाइन ड्रॉ की थी और खासतौर पे इस बात का तयन किया था एक दिफाई माहे की रोशनी में एक इज्तिमाई डेटरेंस क्रिएट करते हुए कि इन मुल्कों में से किसी एक पर भी जो हमला है, जो उसके मफादात पर हमला जो है वो इन तीनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा और उसका उसी हवाले से उसी तनासब से जो है वो जवाब देने का हक महसूस रखते हैं ये ममालिक। अब इसमें एक जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया था इस माहदे की तशरीह और तस्दीक के हवाले से, उसमें एक जुमला इस्तेमाल किया गया था कि पाकिस्तान के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं अगर उनको भी निशाना बनाया जाता है तो ऐसी सूरत में भी इस माहदे को इन्वोक किया जा सकता है। तो इसकी तशरीह और तस्दीक तो ज़ाहिर है बैन अवी कानून की रोशनी में की जा रही है। और लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है थ्रू ईरान वो ऊँचों तक पहुँचा दिया गया है और उन्हें इस बात से खबरदार कर दिया गया है कि ये हमारी रेड लाइन को आप पर टच कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो आप पर होगी। अब देखते हैं कि इस पैगाम रसानी के बाद हूसियों का आइंदा लाहेअमल क्या होता है, क्योंकि हूसी इस वक्त अपने आप को जिस अंदाज से आइसोलेट महसूस कर रहे हैं, जो इस वक्त चाह रहे हैं कि इस पूरी जंगी माहौल के अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करें, रीइंफोर्स करें। और बिलखुसूस उनकी ख्वाहिश है कि वो क्योंकि यमन के एक बड़े हिस्से पर उनका इंतजामी कंट्रोल मौजूद है, तो वो इस वक्त जो बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा जो सऊदी अरब की हम ख्याल एक वहाँ पे हुकूमत इंस्टॉल है अदन के अंदर, उसकी जगह वो चाह रहे हैं कि उनकी हुकूमत को जो इस वक्त सना पर काबिज है उन्हें एक बैन अवी रिकॉग्निशन दी जाए। बिल्कुल इसी तरीके से उनको भी उनके साथ भी सीज फायर को इसी तरह क्लब कर लिया जाए जैसे हिजबुल्लाह के साथ जो सीज फायर है उसको ईरान वाले मायदे के साथ क्लब किया जाए, ताकि ये कजिया इस वक्त वो आइसोलेशन का शिकार ना हो। खासतौर पे जैसा एक इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स बनी है उसका भी हदफ जाहिर है इन्हीं जो स्प्लिंटर ग्रुप खासतौर पे हूसियों जैसी। बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब, इस पर मजीद भी कमेंट ले लेते हैं। नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, नईम खालिद लोधी साहब। नईम साहब ये बताइएगा, मोहसिन नकवी ने एक बार फिर तेहरान का दौरा किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम भी पहुँचाया है और ईरान ने ये भी कह दिया है कि जो मक्का दिफाई मुआहदा है इससे ईरान को कोई खतरा नहीं। क्या आप समझते हैं, आपको ओपिनियन है कि आने वाले कुछ वक्तों में हम देखेंगे कि इस मुआहदे में ईरान या कतर और दीगर अरब ममालिक भी शामिल हो सकते हैं? जी पहले मैं एक दो जुमले ये जो अमेरिका और इसकी जंग का जो सूरत हाल है उसके बारे में इतना बता दूं कि ये स्टेलमेट में गई हुई है
اور اس سے آگے دونوں سائڈیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. امریکہ نے اپنا زور لگا لیا دو باتوں پر کہ بھی کسی طریقے سے ایران کو تباہ برباد کر دے, ان کی حکومت کو تبدیل کر دے, ان کے ایٹمی بالکل معاملوں کو ختم کر دے. نہیں کر سکا. دوسری انہوں نے یہ کوشش بہت کی کہ کسی طریقے سے عرب اور ایران آپس میں بھڑ جائیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو. وہ بھی نہیں ہو سکا. تو اب جو امریکہ جو ٹائم گین کر رہا ہے وہ تو میرا خیال صرف اسرائیل کے لیے کر رہا ہے تاکہ وہ جو اپنا جو کام کرنا چاہ رہا ہے ویسٹ بینک میں, غزہ میں, لبنان میں, وہ کر لے. اور ان کا کوئی ہدف نہیں مجھے نظر آتا. ایران کا بھی میرا خیال اور کوئی نہیں. پھر آپ نے بڑی عجیب بات دیکھی ہوگی کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کھلنے دیں گے ہرمز کو, اور ایران بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کھلنے دیں گے. تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اصل میں بند کس نے کیا ہوا ہے. چلے وہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے. اور میرا خیال یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت ساری جو لوگوں میں غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کر دے گی کہ جب ہمارے وزیر داخلہ وہاں پر گئے ہیں ایران جی میں, ان کا مقدم کیا گیا ہے بڑے اچھے طریقے سے, جس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے دل میں اچھا اتنے شکوک نہیں جتنے نہیں سر, ہمارے یہ جو کچھ باتیں بھائیوں کے کی دلوں جا رہی میں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہمارا کنٹرول ہے اور کسی کا کنٹرول نہیں ہے, اور اس وقت بھی امریکہ کی ناکہ بندی ہے, تو یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں؟ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا کنٹرول ہے اور ہم کسی کا کنٹرول ہاتھ سے لینے بھی نہیں دیں گے, اور دوسری طرف جی ایران یہ کہتا ہے کہ 60 روز کا جو جنگ بندی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس تو خبر حال کی تک جو ہے وہ تصدیق نہیں کی گئی ہے ایران کی جانب سے. یہ نہیں کر رہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا جب سٹیل میٹ ہو نا جنگ میں, اور ایک طرف بہت بڑی طاقت ہو اور ایک طرف اتنی بڑی طاقت نہ ہو, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑی طاقت اپنی بات منوانے میں ناکام ہے. یہ اس سے تو یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے. باقی نقصان ایران کا بھی بہت ہو رہا ہے. وہاں پر کچھ ہارڈ لائنرز ہیں, یہی میرا خیال پیغام لے کر گئے ہوں گے ہمارے وزیر صاحب جو ہیں جی کہ ہماری طرف سے کہ کسی طریقے سے ہم سب اس میں امن چاہتے ہیں, بات پھیل نہ جائے. اور یہ جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ جہاز پر حملہ بھی ہوا حوثیوں کی جی طرف سے, کہ وہ پاکستان کا جہاز نہیں تھا. تو میرے اپنے خیال میں یہ آنے والے وقت میں ایران تو شاید بعد میں کبھی شامل ہوگا, جی کافی بعد میں, میرا اندازہ یہ ہے. اس سے پہلے اور عرب ممالک کے جو ہے اس کو شاید, اور نان عرب بھی شاید جوائن کر لیں. قطر اور مصر کا جی سب سے پہلے جوائن کرنے کا مجھے لگ رہا ہے معاملہ ہو جائے گا. اس کے بعد کویت اور باقی ممالک ہو سکتے ہیں. یو ای کی پالیسی مختلف ہے, وہ سوچتے رہیں گے, دیکھتے ہیں اگر جب تک پالیسی چینج نہ کریں. ہو سکتا ہے کوئی دور کے ممالک جیسے ملیشیا وغیرہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں, لیکن وہ دور کی بات ہے. ایران جو ہے آخر صحیح. میں کمی آئے گا, اس کے لیے ابھی حالات سازگار نہیں ہیں. لیکن ایران کو یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایران کے خلاف نہیں ہے. تو اچھا میرا بالکل خیال ہے اسی کہ پہ وہ پوائنٹ لے ان لیتے کو ہیں. یقین ہے. منصور صاحب کیا کہتے ہیں آپ کی جو برگن اسٹاک میں جن نکات پہ بات چیت ہو رہی تھی دونوں جانب سے, یہ جو معاہدہ تھا یہ ایران کے خلاف نہیں تھا, اور ایران کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ یہ جنگ تب بند ہوگی جو ہمارے مطالبات اسے پورے کیے جائیں. یعنی کہ سب سے پہلا مطالبہ تو ان کا یہ تھا کہ جو ہمارے فریز ایسڈ ہیں انہیں انفریز کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس معاہدے پہ, اس نکات پہ ایران کو ریلیف مل سکتا ہے؟ جی دیکھیے, اس وقت جو نکات طے کیے گئے تھے 14 نکات ہم نے یو کے, ان میں اہم نکات تو یہی تھے جن پر بات ہونی تھی, اور اس میں تفصیل یہی تھی کہ پہلے آپ ہرمز کو سیٹل کیا جائے گا, پھر یہ جو ایک اثاثہ جات کی واگزاری ہے اسے شروع کیا جائے گا, اور پھر نیوز اور اسی طریقے سے دیگر معاملات, میزائل پروگرام اور خاص طور پہ جو ایران کا ایک لارجر ایجنڈا ہے ریجنل, اس پر بات کی جائے گی. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے ان تمام چیزوں کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس نوعیت کا خلق مبعث کریٹ کر رہے ہیں کہ جس کے بعد انہوں نے ایسی درفتنی چھوڑی ہے کہ انہوں نے بجائے ایران کو کمپنسیٹ کرنے کے, اس کا جو اثاثہ جات ہے وہ غیر منجمد کرنے کے, انہوں نے ایران سے الٹا مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو کمپنسیشن ادا کرے جو نقصانات انہیں پہنچائے گئے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ماضی کے گڑے مردے بھی اکھاڑ لائے ہیں کہ جو فلاں امریکن ایئر لائنر جو ہے اس کو گرایا گیا تھا, اس کے مسافروں کے لوازمین کو بھی, جو پھر اسی طریقے سے غزہ کی جنگ کا ملبہ بھی جو ہے وہ بھی ایران پر ڈال دیا گیا ہے. تو ایسے میں پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں. وہ جن نکات پر انہوں نے ڈسکشن میں بات چیت پر ایگری کیا تھا, ان کے بجائے وہ نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں, ایک ایسا نیریٹو کہ جس کی کوئی بیسس نہیں ہے, اور ایسا لازوانی باتیں کہ جس پر اگر مذاکرات جس پر شروع کیے گئے تو شاید کئی برس اس تک لگ جائیں. اور یہی نیوز کا معاملہ اگر آپ کے علم میں ہو, ماضی میں جب اس کو جے سی پی او کا تک لے گئے تھے 3 سال کی ڈسکشن کے بعد وہ معاہدہ طے پایا تھا,
ईरान में भी इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुद्दत सदारत को उन्हीं मुज़ाकरात में एग्जॉस्ट कर दिया जाए ताकि वहाँ पे कोई नई हुकूमत आने का इंतजार किया जाए। लेकिन शायद वो इस बात को नहीं समझते जी। कि अमेरिका की जो ईरान से मुतल्लिक पॉलिसियाँ हैं वो कंसिस्टेंट रही हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन हों, वो पाबंदियां मिलकर लगाते रहे हैं और हर एक ने अपने हिस्सा बकदरे जिसका वसूल किया है। ऐसे में ईरान के पास इस वक्त जितना ज्यादा वो एग्जॉस्ट करेंगे वो नुकसान में जाएंगे और उनके यहाँ दाखिली इंतशार जो है उसके इम्कान ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जितने बड़े पैमाने पे ईरान की करेंसी डिवैल्यू हुई है उसका इजहार खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब करते दिखाई दे रहे हैं कि हमने उनकी करेंसी को गिरा दिया है, 300% महंगाई हो गई है। ये वो तमाम मैं समझता हूँ फैक्टर्स हैं कि जो ईरान के अंदर दाखिली इंतशार का बायस बन सकते हैं, बिलखसूस उस इजहार जज़्बी के तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ कि जो इस वक्त जनाजे के मौके पर दिखाई गई। अगर वही लोग इस वक्त अपनी हुकूमत के खिलाफ खासतौर पर इक़्तिसादी बदहाली की वजह से सड़कों पर निकल आए तो ऐसे में ना पासदाराना इनकलाब उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे ना उनकी बातचीत उनको काबू कर सकेगी। इसी पे पॉइंट ले लेते हैं नईम साहब ये बताइएगा, पासदाराना इनकलाब जो है वो फ्रंट पे लीड कर रही है, होल्ड कर रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एहलकार मौजूद हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ईरान के अंदर एक ऐसा तबका भी मौजूद है जिसका रेशियो ज़्यादा है, जो चाहता है कि मुआहिदा हो जाए, जंग ना हो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हों? देखिए जी, ऐसा तबका तो मौजूद है, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है जी। लेकिन क्या वो ज्यादा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे अभी मंसूर साहब भी बता रहे थे कि जब वो अपने रहनुमा को दफनाने से पहले की जो तकरीबात थी उसमें जितने लोग बाहर आए थे जी। वो जंग जारी रखने की ज्यादा नारे लगा रहे थे अमन के बजाय। आपने ये चीज नोट की होगी और बेशुमार लोग आए थे। तो इसलिए ये तो मेरा ख्याल है कि एनीबॉडी गैस, मैं ये गैस नहीं करना चाहूंगा कि ज्यादा लोग वहां पर क्या चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं चल सकता, क्योंकि मीडिया पर कंट्रोल वेस्ट का है, अमेरिका का है, इजराइल का है। तो आपको और मुझ तक जो खबरें पहुंचती हैं वो याद रखिए कि वो बड़ी टेंटेड होती हैं, बड़ी कलर्ड होती हैं। इसलिए मेरा अपना अंदाजा ये है कि जितने सब्र के साथ ईरान ने पूरा इतने 20 साल का 25 साल का जो उनके ऊपर इतनी सैंक्शन थी वो गुजारी हैं, और उसके अलावा जितनी जंगें उन पर मुसल्लत की गई वो उन्होंने गुजारी हैं, वो ये ट्रंप की गलतफहमी है कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि इनके दबाव की वजह से या करेंसी के दबाव की वजह से वो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेंगे। एक बात मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि जंग बंदी जो 14 निकात थे उसके ऊपर तो शुरू से अमल इसलिए नहीं हुआ कि लेबनान में तो जंग बंदी हुई नहीं, वो तो उसमें शामिल थी ना, गजा में जंग बंदी हुई, वेस्ट बैंक में वो अपने इसराइल अपने काम किए जा रहा है, तो इसराइल तो माना ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि वो मनवा नहीं सका अमेरिका या इनकी अंदर से मिली बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि इसराइल जो है वो स्पॉइलर है और आगे जाके जो है इसराइल क्या करेगा। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का, इनके हमरा थे। मंसूर जाफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।